नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत गुड न्यूज़ है इस कंपनी के ऊपर, जिसके कारण कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली जो जम है, उसके कारण कौन-सा है, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के बारे में बात करूँ, तो पेंट इंडस्ट्रीज में लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। उसके पीछे और कोई दूसरा रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक ही रीज़न है क्रूड ऑयल का प्राइस। आप खुद ही देख सकते हैं कुछ दिनों से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने का मतलब है कि जितने सारे अगर मैं इसको वन डे कैंडल के हिसाब से भी देखूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे गिर चुके हैं। 85 मतलब बैरल डॉलर से घटकर 69 आ चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा क्रूड ऑयल का प्राइस करेक्शन होने के कारण ऑब्वियसली जितने सारे पेंट्स कंपनी है तो उसके ऊपर एक बूस्ट तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे मतलब पेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को यूज़ करता है एज ए रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए तो कंपनी के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगा ना। कि ऐसे कोई मतलब गोल्ड जैसे प्रोडक्ट तो नहीं है कि कल अगर गोल्ड का टोटल ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में प्राइस बढ़ जाए तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और जब घट जाते हैं तो गोल्ड का प्राइस भी घट जाते हैं। तो क्रूड ऑयल सॉरी मतलब पेंट इंडस्ट्रीज में ऐसे होता नहीं है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ा देंगे, और जब घट गया तो क्रूड पेंट इंडस्ट्रीज के प्राइस भी घटा देंगे। ऐसे होगा नहीं, तो इसलिए हमेशा दिक्कत होता है। मान के चलिए आप कोई भी रॉ मटेरियल्स को 5 रुपया में खरीदारी कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मान के चलिए 6 रुपया में। तो वही क्रूड ऑयल मतलब रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर 6 रुपया हो जाए तो आपको डायरेक्टली कस्टमर को तो नहीं बोल सकते कि चलो 6 रुपया हो गया, कल से मुझे 6 रुपया नहीं 7 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसे चलेगा नहीं, आपको 6 में ही बेचना पड़ेगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम जीरो हो गया। तो इसी जगह पे आपको कवरेज करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम होना चाहिए था। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम हुआ तो इसीलिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक जो ग्रोथ है वो यही एक कारण है। ठीक है, अगर बर्जर पेंट के मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं। एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि बर्जर पेंट का हालत क्या है। देखिए बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इस लेवल का फाइनली वो लेवल मुझे मिल चुका है। देखिए जब कप फ्री धरने पैटर्न्स बना था और फाइनली जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था, कंपनी बिग बाउंस किए थे और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से बाउंस किया है वो टारगेट तक जाएगा। अगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था 666 रुपीज़ के आसपास, उसी रेजिस्टेंस को फेस किया और वहाँ से यहाँ पे बिग फॉल हो गया। और बिग फॉल होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे रिकवरी भी करने का कोशिश किए थे, मगर उससे भी ज़्यादा क्रैश हो गया और वही लेवल तक आया जो इसका कंपनी का कप बना था। कप का जो लो था उसी लेवल स्ट्रांगली एक सप्लाई जोन सॉरी एज ए सपोर्ट एंड डिमांड जोन है, क्योंकि इसी लेवल में सपोर्ट बने वहाँ से कंपनी बाउंस बैक की। तो इसी लेवल में कंपनी सपोर्ट बनी, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक की। तो कहने का मतलब है कि शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पे बाउंस बैक किया, शानदार तरीके से यहाँ से कंपनी बैक किया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे हुआ है उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर रहा है। और जर्नी कहाँ तक हो सकता है, इस हाई लेवल तक हो सकता है जो लेवल निकल कर रहा है 740 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए हमेशा होता क्या है, हम लोग जो सोचते हैं उसी तरीके से कंपनी काम नहीं करता है। आपको पैटर्न्स अगर आपको सही में मिला है और उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी का अगर ग्रोथ ठीक है, जैसे कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, वो क्या है चलो वो भी देख लेते हैं। सेल्स तो पॉजिटिव हुआ और प्रॉफिट भी इस बार पॉजिटिव हुआ। जो पिछले बार प्रॉफिट बहुत कम हो गया था उसको रिकवरी किए। तो सोचिए जब प्रॉफिट रिकवरी हो रहा है, सेल्स रिकवरी हो रहा है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे एफएस ने 3% होल्डिंग बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठाया। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसकी जर्नी के बेसिस में कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, और आप किस तरीके से लेवल में काम कर रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है M6 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए M6 के ऊपर 4 चांद लग चुके हैं। कंपनी लगातार भागते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं रहे। कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और कंपनी जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड भी लिया और मैंने आपके साथ शेयर भी किया। जैसे देखिए एक रेंज पैटर्न बना था, एक रेंज के अंदर कंपनी बहुत दिनों तक होल्ड किया और इस जगह पे होल्ड करने के बाद कंपनी फाइनली ब्रेकआउट हुआ। जब रिटेस्ट किया तो इस जगह पे मैंने क्या किया, डिसीजन लिया।
और डिसीजन लेने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कि 1:3 रेशियो का टारगेट का। तो देखिए बहुत सारे कंपनी ने प्रेशराइज किया किया, जैसे यहाँ पे भी नीचे है, एक प्रेशराइज लगा के चलो अभी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो दूसरी बार यहाँ पे भी इलेक्शन के रिजल्ट के दिन भी नीचे आया और नीचे लेवल को टच भी किया, स्टॉप लॉस लेवल को, मगर मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था। और दूसरी बात, न्यूज के बेसिस में नीचे आया था, सिर्फ यही कंपनी न्यूज के बेसिस में नीचे नहीं आया, सारे के सारे पूरा ऑल ओवर इंडियन मार्केट ही नीचे आया था उस दिन। निफ्टी बैंक निफ्टी तो 2.5-3% के आसपास क्रैश हो गया था। तो उसके कारण मैंने एग्जिट नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक दो दिन से फिर से रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है जिसके चलते हुए करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए एग्जिट नहीं लिया, उसके बाद कंपनी किस तरीके से टारगेट अचीव किया। तो कभी कभी आपको इस सिचुएशन को, माहौल को समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो मतलब ऐसे लेवल को टच किया तो एग्जिट कर लेते हैं। आपको वो ठोस रीजन होना चाहिए कि आप एग्जिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एग्जिट करते रहेंगे हर जगह पे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आपको रीजन होना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या सचमुच में दम नहीं है, क्या कंपनी में ग्रोथ में कोई भी कमियां है, तो वो अलग बात है। तो कंपनी के ऊपर मुझे तो ग्रोथ में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंपनी का जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करो, कंपनी हर साल खुद के रेवेन्यूज को अलग लेवल में बढ़ाते चले गए। 2023 के जून क्वार्टर्स में जो मतलब एक साल पहले 166 करोड़ का टोटल सेल्स था, अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 260 करोड़ के आसपास सेल्स पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में था, अभी धीरे धीरे करके नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव देखने को मिला, मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव देखने को मिला है, जो कंपनी का आगे बढ़ने के लिए, बूस्ट होने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के और भी डिटेल्स में बात करूं तो कंपनी जिस तरीके से भागते चले जा रहे हैं, इस जगह पे मेरा कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी इसी तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में काम नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे अगर यहाँ पे इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करने को देखने को मिले, उसके बाद कोई लेवल्स ब्रेकआउट लेवल हुआ तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हो, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो ये एक और एक कंपनी है जिसके ऊपर बहुत दिनों से बुरी तरीके से हालत खराब है। देखिए सिर्फ मैं बुरी तरीके से हालत इसी कंपनी के बारे में नहीं कहूँगा, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनी है, चाहे वो मेट्रो बैंड हो, चाहे वो रिलैक्सो हो, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो कैंपस हो, सारे कंपनीज का हालत देखिए बुरी तरीके से हालत है, हालत हालत खराब है। फिर भी बाटा ने एक पॉजिटिवली यहाँ पे रिटर्न इस बार जनरेट किया, और बाकी कंपनीज का तो सेल्स का भी, मतलब सेल्स का भी खराब है हाल, और प्रॉफिट का तो और भी बुरा हाल है। तो सबसे ज़्यादा हालत खराब है रिलैक्सो के ऊपर। अब रिलैक्सो की हालत देखिए, और उसके साथ साथ खादिम्स का भी हालत खराब है। चलो मैं खादिम्स के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा, मैं रिलैक्सो के बारे में चर्चा करूँ तो मेरे हिसाब से जो रिलैक्सो का जो हालत है वो बुरी तरीके से खराब है। बुरी तरीके से खराब क्यों है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बात करूँ तो देखिए सेल्स तो ठीक है, ठीक मतलब बहुत कम हो चुके हैं, और प्रॉफिट इस बार पॉजिटिव आया। पिछली बार कंपनी 11% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ को नेगेटिव में लेके गया, मतलब आज तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट डाउन सिचुएशन बना, और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है। तो मैं, क्या सिर्फ कंपनी के ऊपर खराब हालत है? बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा सेक्टर में हालत हालत खराब है। तो पूरा का पूरा जब सेक्टर में हालत खराब होते हैं तो आपको एक चीज़ों को याद रखना होगा, जब सेक्टर फिर से भागना स्टार्ट करेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी भागता हुआ ग्रोथ दिखेगा। तो मुझे चाहिए था कोई अच्छे कंपनी के ऊपर टॉप लेवल से अराउंड 50% के आसपास क्रैश। तो क्या 50% के आसपास क्रैश हुआ? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास क्रैश हो चुके थे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर पॉजिटिव डिसीजन इस जगह से जरूर कंटिन्यू करूंगा। ऑलरेडी मैंने इस जगह पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, तो मैं टारगेट रखूंगा टॉप लेवल तक, मतलब जहाँ पे मेरा एंट्री बने इस सपोर्ट लेवल 760 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो 90% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और मैं आशा रख के चल रहा हूँ कि इस टारगेट एटलीस्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर मिलेगा, चाहे कितना भी इस सेक्टर में स्लो डाउन हो। तो इस तरीके से हालत पहले भी हुआ था, आज फर्स्ट टाइम नहीं है। कोविड के टाइम में देखिए इस तरीके से हालत हुआ था, और वो रिकवरी अराउंड 1 साल के बाद ही कर दिया। उससे पहले भी अगर बैक टेस्टिंग कर दूँ तो यहाँ पे भी हालत सेम टू सेम हुआ था। वो कब हुआ था? 2015 में। वहाँ से भी देखिए जो करेक्शन हुआ था, एटलीस्ट ओवरऑल बात करूँ तो 40% के आसपास करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए आज कहाँ पे है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो पहले बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि सही में पहले क्या हुआ था, आज जो हो रहा है क्या पहले इस तरीके से कुछ हुआ था। अगर हुआ था तो उस टाइम में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स कैसे थे,
तो सब कुछ आपको मेज़र करना होगा, तब कुछ डिसीज़न पॉज़िटिव बन सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कंपनी के ऊपर आज हालत ख़राब है, तो कंपनी अगर बेकार है, तो इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि एफएस ने 2 ढाई % होल्डिंग को 3.5% तक लेके गए। डीएस ने 7.5% होल्डिंग को 9.5% तक लेके गया। मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छी तरीके से इस होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर इस चीज़ों को, इस डेटा को अगर बात करूँ, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट पॉइंट जब मिलेगा, तो उसके लिए मैं ज़रूर एज़ ए स्विंग बेसिस में काम करूँगा। और जब तक इस कंपनी के ऊपर कोई पैटर्न्स ना बने, तो बड़ा एंट्री लेने के लिए मैं नहीं सोचूंगा। हाँ, मैं कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ पे ऐड किया हूँ, और भी नीचे आने का शायद चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और भी कुछ करेक्शन दिखे तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी और भी ऐड कर पाऊँ। अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस तो यहाँ, सॉरी, सपोर्ट तो यहाँ पे था 760 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करें तो और भी गिर सकते हैं। जो लेवल निकल कर आ रहा है 590 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से दो लेवल्स देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है, आप देख सकते हैं, इंडो स्कॉट मतलब कॉटस्पिन लिमिटेड। तो इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 36 करोड़ का कंपनी है, मगर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 10 सितंबर में कंपनी 7:10 रेशियो का बोनस देने वाला है। मतलब हर 10 शेयर के बदले आपको 7 शेयर मिलेगा। जो लोग 10 के बदले 7 शेयर पाना चाहते हैं, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मेरे वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर काम करना है तो एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।